नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं श्री कैलाश कुलकर्णी जी। कैलाश कुलकर्णी जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हैं एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया का एक जाना माना नाम है और पिछले कई वर्षों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ढेर सारी एक्सपीरियंस लेके कैलाश कुलकर्णी जी आते हैं। आज उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे और उनसे समझते हैं कि क्या ट्रिगर बचा है बजट के बाद, यूएस डील के बाद, किस तरह से चीजें मूव हो रही है, क्या क्या और दिख रहा है। ये सारी बातों को सुनने के लिए कृपया करके पूरी की पूरी पॉडकास्ट जरूर देखिए। Thank you very much, Kailash Kulkarni sir, for coming to Ranchi and ready for this podcast. Thank you for inviting me. अरे सर, इट्स आवर प्रिविलेज कि आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारी एनर्जी ऊपर जाती है। कुलकर्णी सर, अभी हम लोग स्ट्रेट आते हैं पॉइंट पे। हाँ जी। ये स्ट्रेट पॉइंट ये है कि सब कुछ तो हो गया, सारे चीजें तो हो गई, बजट हो गया, यूएस से डील कब होगा वो भी हो गया, उससे पहले ईयू डील हो गई। अब क्या बचा है? अब मार्केट किस चीज का इंतजार कर रहा है? तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो पूरी तरह से गई नहीं है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखोगे, राइट, अभी भी काफी हद तक देयर आर लॉट ऑफ ग्लोबल टेंशंस। तो मेरे हिसाब से सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तो कुछ ट्रिगर्स बाकी है लोगों को देखने के लिए। सबसे महत्व की चीज ये है कि हाँ, यूएस के साथ एक अग्रीमेंट हो गया है, पर उसके कंप्लीट डिटेल्स अभी तक आए नहीं है। राइट। तो देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन कि क्या है और क्या नहीं है, जबकि अपने मिनिस्टर ने काफी हद तक बता दिया है कि क्या है। तो आई थिंक मार्केट 2 या 3 चीजें का वेट कर रही है। पॉजिटिव ये है कि डील्स हो गई हैं, राइट, और 1-2 डील शायद और होनी बाकी है। दूसरी चीज है कि ये डील्स इंप्लीमेंट कब होगी, उसका इम्पैक्ट कब आएगा, ये देखना जरूरी है। तीसरी चीज है कि ग्लोबल जो वॉर्स है, जो सेटलमेंट होना चाहिए, वो पीस कब आएगा। राइट, आई थिंक ये तीसरी चीज है। और एक क्यू मिलता है लोगों को कि जब ये सब ऐसे महसूस होता है कि अभी ये खत्म होने वाला है, तो मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग बैक टू इंडिया। राइट, एंड व्हेन मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग बैक टू इंडिया, आई थिंक द मार्केट विल रिएक्ट वेरी पॉजिटिवली। टुडे देयर आर कंसर्न्स कि मनी जब बाहर जाता है, अपने रूपी पे प्रेशर आता है। वेरी करेक्ट। ठीक है, जब पैसा आएगा और आना चालू है, मेरे निकलना कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये सब क्यूज और थोड़े से बाकी है। बट यस, द वर्स्ट इज ओवर। जो बहुत अनसर्टेनिटी थी वो निकल गई है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम फॉर इंडिया। तो हम लोग उम्मीद करें, फिंगर क्रॉस करके, कि कुछ ना कुछ अच्छा हम लोग अब देखना शुरू करेंगे। बिल्कुल, पर एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि वॉलेटिलिटी जो है ना, वो बरकरार रहेगी। हाँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हम सेक्युलर बुल बोलते हैं कि बस मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है और कुछ वॉलेटाइल नहीं है, वो अपने को देखने नहीं मिला। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, बट वॉलेटिलिटी के साथ रहेगा। तो वो जो कोई निवेशक है, उसने ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि वॉलेटिलिटी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वेरी करेक्ट। आप जब वॉलेटिलिटी कहते हैं तो जहां तक मैं समझता हूं कि वॉलेटिलिटी का मतलब निश्चित रूप से नहीं होता है कि सिर्फ डाउनवर्ड, इट्स डाउन एंड अपवर्ड साइमल्टेनियसली। बराबर। कहते हुए ना, ईसीजी में ग्राफ अगर थोड़ा ऊपर नीचे ना जाए तो आदमी तो खत्म हो जाएगा। राइट। तो वैसे मार्केट के लिए भी ऊपर नीचे तो चाहिए ही चाहिए। सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है। आप कोटक म्यूचुअल फंड के दिनों से मैं आपको जान रहा हूँ। कोटक म्यूचुअल फंड, फिर एल&टी में इतना लंबा समय, और फिर एल&टी म्यूचुअल फंड का समावेश होना एचएसबीसी के साथ। हाँ जी। तो कह सकता हूँ कि बड़े इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपने उनके साथ काम किया और आज आप एक मल्टीनेशनल एचएसबीसी जैसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस या क्या सिमिलैरिटी अप्रोच में या तरीका में दिखता है दोनों तरह के फंड हाउसेस में? तो मेरे हिसाब से ग्लोबल पर्सपेक्टिव जब आता है, जी, एक फायदा ये होता है कि हमें जो बाहर के लोग हैं वो देश के बारे में क्या सोच रहे हैं ये समझ में आता है। राइट। जब एक डोमेस्टिक फंड हाउस में रहता है, हमारा इंटरेक्शन जो होता है ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ वो कम रहता है। ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं रहता है, कम रहता है। आज एचएसबीसी म्यूचुअल फंड इज देयर इन अबाउट 22-23 कंट्रीज। ट्रू। अब 23 कंट्रीज में हमारे ऑलरेडी रिलेशनशिप्स हैं, और आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम जाके इंडिया स्टोरी वहां जाके
हमारे ग्लोबल फंड्स प्रमोट करते हैं. दीज आर फंड्स विच आर इंडिया डेडिकेटेड फंड्स जो हम एडवाइस करते हैं. करेक्ट. ये मौका शायद एक डोमेस्टिक फंड हाउस में कम मिलता है. मैं ये नहीं बोलता कि नहीं मिलता है. दूसरा है, आज जैसे 2-2.5 साल 3 साल पहले यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ. करेक्ट. मुझे अभी उसके बारे में जानकारी चाहिए कि कितना इम्पैक्ट होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं. तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो रिसर्च करते हैं ये सब, हमारे जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है ईस्टर्न यूरोप के, हम उनको फोन करके पूछ सकते हैं व्हाट इज योर रिव्यू ऑन इट, आपको क्या लगता है क्या होगा. तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है ग्लोबल फॉर्म में थोड़ी सी आसान हो जाती है. राइट. इन टर्म्स ऑफ इंडियनाइजेशन, अगर आपको भारत इस देश में काम करना है तो आपको इंडिजनाइज होके काम करना पड़ेगा. वेरी ट्रू. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम 10 ही ऑफिस खोलेंगे. आज हमने HSBC होने के बाद 8 नए ऑफिस खोले. वेरी करेक्ट. टुडे वी आर इन 58 सिटीज इन इंडिया. आप कहीं भी और देख लो, HSBC का इतना स्प्रेड कोई भी एक सिटी में नहीं होता है. या जनरली बाहर होता है कि 10 या 20 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करता है. यहाँ अपने को हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना पड़ता है. सो यू हैव टू हैव अ गुड मिक्स ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल. तो ये एडवांटेज आता है हमारे साथ कि अगर हम HSBC देखेंगे, द बेस्ट ऑफ ग्लोबल एक्सपर्टीज इज अवेलेबल अगर हमें चाहिए तो. और इंडियनाइजेशन का हम क्या ला सकते हैं, थाली के ऊपर क्या रख सकते हैं, करेक्ट, उसका एक एमालगमेशन है. आप बहुत सही कह रहे हैं कैलाश सर कि अब चूंकि पूरी की पूरी पर्सपेक्टिव जो है सिर्फ इंडियन लेके तो चल भी नहीं सकते हम लोग. ग्लोबल विलेज होने के कारण उनका जो भी कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हमारे ऊपर पड़ना ही है. तो वो बिफोर हैंड अगर इंफॉर्मेशन रहे तो बेहतर है कि हम अपने पोर्टफोलियो या अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते. जहां तक मैं समझता हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं. बिल्कुल. पर मैं एक डेटा देता हूँ आपको. जी. आपको आश्चर्य हो जाएगा ये डेटा सुन के. हम न्यूज़पेपर जब खुलते हैं तो क्या पढ़ते हैं, FIIs बाहर जा रहे हैं. राइट. यही हेडलाइन आता है. जी बिल्कुल. निगेटिव हेडलाइन ही नहीं, अधिक होता है. हेडलाइन बाहर माने करेक्ट. FII पैसा निकाल के जा रहे. जो हमारा जो ग्लोबल फंड है जो इंडिया में निवेश करता है, दैट इज ऑल्सो FII मनी. राइट. ये हमने पिछले 2 साल में 3 गुना बढ़ाया है. तो ऐसा नहीं है कि सब FII बाहर जा रहे हैं. मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे भी FIIs हैं जो भारत को 15-20 साल के नजरिए से देखते हैं तो उनको बोलता है कि ये बहुत अच्छा एक कंट्री है जहां पे हम निवेश कर सकते हैं और ये लोग अंदर आ रहे हैं. तो आज ये हमारा जो बुक है करीबन 50,000 करोड़ का बुक है जो हम एडवाइस करते हैं. दीज आर इंडिया डेडिकेटेड फंड्स जो फीडर फंड के रूप में आप काम करते हैं. So these are funds which are coming in. These are managed from Singapore, right? But advised by HSBC India. Very perfect. Because these are India dedicated funds. Very correct. Very correct. सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम लोग बात करते हैं आज के डेट में कि FIIs बाहर जा रहे हैं तो FIIs बाहर जा रहे हैं पिछले 1 साल में तकरीबन मान के चलते हैं 20-22 बिलियन डॉलर लेके गए हैं. करेक्ट. मगर आज भी तो 800 बिलियन लेके बैठे हुए हैं FIIs. तो इस फिगर को आदमी भूल जाता है कि FIIs गए नहीं, थोड़ा बहुत गए हैं और जब आएंगे तो उतने ही बड़े पैमाने पे आएंगे. वेरी करेक्ट. सर मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूं बिकॉज यू ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्क कि बिफोर इन्वेस्टिंग या ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट यू शुड अंडरस्टैंड रिस्क. रिस्क को समझना बहुत जरूरी है. राइट. रिटर्न से ज्यादा रिस्क बहुत और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं आपकी बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ये सबसे प्राइम काम है कि रिस्क को समझ गए तो आधा काम हो गया क्योंकि फिर वोलेटिलिटी की डर नहीं लगेगी. तब राइट एसेट टाइप के एसेट जो आपके मेंटली आपको सूट करता है, राइट एसेट एलोकेशंस में आप जा सकते हो. तो सर इंडिया पर्सपेक्टिव, मैं किसी फंड पर्सपेक्टिव की बात नहीं करूंगा, किसी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात नहीं करूंगा. जब इंडिया पर्सपेक्टिव की बात करता है तो इंडिया पर्सपेक्टिव रिस्क क्या दिखता है एज ए कंट्री रिस्क? तो इफ यू लुक एट आवर इकोनॉमी, जी ब्रॉडली आवर इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल. राइट. आप मैक्रोस देख लो, माइक्रो देख लो, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है. कॉर्पोरेट्स में बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, सब अच्छा है. राइट. तो ऑब्वियसली द बिगेस्ट रिस्क टुडे फॉर इंडिया इज जियोपॉलिटिक्स. बाहर जो हो रहा है, सी इंडिया इज इंसुलेटेड इन सम वे, राइट, बट नॉट ऐसा नहीं कि एनीथिंग व्हिच हैपेंस विल डिस्टर्ब अस. आवर नेबरहुड इज नॉट वेरी काम. लॉट्स ऑफ इश्यूज आर हैपनिंग इन यूरोप व्हिच कैन इंपैक्ट अस. ट्रू. ठीक है. So there are countries where
can challenge us. So that will slow down the growth. तो geopolitics will continue to be, जरा नजर देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कितना इम्पैक्ट आएगा। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट उस पर काफी काम कर रही है, वाटर पे, कैनाल्स, डैम्स, वाटरवेज बना रही है, करेक्ट, बट स्टिल वी आर रेन डिपेंडेंट। ठीक है, ट्रू। हम खुश नसीब है कि पिछले 8 साल बारिश अच्छी रही है, करेक्ट, तो इकोनॉमी हैज डन वेल, स्पेशली रूरल इकोनॉमी। और पिछले 2 साल तो बारिश बहुत ही अच्छी रही है। बिल्कुल। दिस ईयर अगेन रेनफॉल will be expected to be good. If it is good, our story continues. If it is deficient, then we need to figure out how it will impact the rural economy. Right. तो ये एक दूसरा रिस्क है। बट अगर आप रिस्क को थोड़ा सा साइड में रखो और फंडामेंटल्स देखो इंडिया का, राइट, फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इफ यू आर गोइंग एट नियरली 7% प्लस, can it impact by 0.2, 0.3%? The answer is yes. Right. So I don't think we should be worried too much. हाँ, ये रिस्क हो सकते हैं, but I think it is better to be in the market and take the risk rather than outside the market. बहुत बढ़िया सर आपने कहा कि ऑलवेज रिस्क को समझते हुए अंदर रहोगे तो ज्यादा अच्छा आगे बढ़ पाओगे। सर, तो मैं आपकी बातों से यही इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहा हूं कि इंटरनल रिस्क हमें उतनी अधिक नहीं दिख रही है, कुछ आउटसाइड रिस्क है जिसका इंपैक्ट हमको झेलना पड़ सकता है। और आपने सही भी कहा कि जब चाइना की ग्रोथ की बात करते हैं, डबल डिजिट हुई थी एक टाइम में, तो उस वक्त ग्लोबल ग्रोथ वाज वेरी हाई। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल ग्रोथ इज नॉट सो गुड राइट नाउ, मगर उसमें भी इंडिया का 7% से ग्रो कर रही है, तो दैट वे मस्ट गिव क्रेडिट टू द करंट सिस्टम आल्सो। यस, राइट सर। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि चाइना स्टार्टेड 15 years बिफोर अस, राइट। So you cannot compare us with China today. That's right. Maybe in a few years time you can then compare कि कितना हमने उसमें प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल आप सही करें। सर, आप तो पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं और इनफैक्ट कई छोटे शहरों में भी आप जाते हैं, जैसे रांची ही आप आए हैं, जमशेदपुर, धनबाद, और अलग अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं। तो मैं जस्ट एक जानना चाहता हूँ कि जब इंडिया ग्रोथ की बात करते हैं तो इंडिया ग्रोथ ओवरऑल की बात करते हैं, मगर कोई ऐसा पॉकेट दिख रहा है जहां आपको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ इस पॉकेट से सबसे बेहतर आ सकती है? नॉट ओनली जियोग्राफिकल रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कुछ भी जो लगता है कि इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट ज्यादा करेगा। सो मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप करनी हो जी, या बाहर से कोई कंपनी बोलता है मैं इंडिया ऑपरेशन चालू करूंगा, तो पहले ना गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राइट, यही 3 स्टेट्स में लोग आते थे। ITS में थोड़ा बहुत हैदराबाद और बैंगलोर पे ध्यान होता था। टुडे द गुड न्यूज फॉर अस इज देयर आर नियरली 8 to 10 states which are competing for this development. Right. Competing, they go abroad, they try and get the manufacturing deal for this, right? For that. So now we are seeing a much more overall development which is happening. ठीक है, आज जो अपना GDP बढ़ रहा है, correct, there are states where the GDP is much higher than the national average. Very correct. बराबर। अभी यूपी जैसा स्टेट है, उसका क्लियर दिख रहा है बिल्कुल कि इफ दे आर ग्रोइंग एट 10% दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू, जबकि यूपी कुछ साल पहले तक वो बीमारों में आता था। सो टुडे यू आर सीइंग MP, यू आर सीइंग UP, उड़ीसा, फैंटास्टिक स्टेट टू टॉक अबाउट, राइट, वेयर द ग्रोथ इज, असम, बहुत, आंध्रा। तो मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में डेवलपमेंट हो रहा है which is very good for India. तो वो lopsided development ना होके वो overall development, और secular growth कह सकते हैं। Yes, and that is why I am very bullish because जब growth spread होती है तो it feels much better. Right, comfort देती है कि this growth will sustain. Yes. और आपने सही कहा, जब बीमारू स्टेट का टैग वाली स्टेट भी आगे निकल के लीड कर रही है, आगे नहीं निकल लीड कर रही है, तो फिर एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और मेरे हिसाब से आज ना जो वोटर है वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया है।
उसको प्रोग्रेस दिखना है, वेरी ट्रू। चाहे वो पार्टी एक्स दे या पार्टी वाई दे या पार्टी जेड दे, उसको अगर प्रोग्रेस प्रगति दिख रही है जिससे उसको फायदा हो रहा है, करेक्ट, ठीक है, तो वो बोलता है ये पार्टी के लिए मैं वोट दूंगा। वो पार्टी कौन सी है वो नहीं है, राइट, जो काम करे, करेक्ट, उसको वो ये सही है डेमोक्रेसी में। ये आप सोच लो ना सर, आप इतने सालों से यहाँ पे हो, आपने कभी सोचा था कि 2-2.5 घंटे में हम लोग जमशेदपुर से रांची पहुंचेंगे? एक टाइम था 7 घंटा 8 घंटा लगते थे हम लोग को, और हम लोग उस टाइम, मुझे याद है, हाँ, क्योंकि मेरा ससुराल धनबाद का है, तो हम लोग मजाक करते थे कि धनबाद से रांची अगर जाना हो तो इतनी लंबाई है और इतनी गहराई है। ऐसे हम लोग बात करते थे। तो डेप्थ में भी नापते थे उनकी लंबाई को। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट सर। अभी एक और टॉपिक जो बहुत ही हॉट है, इनफैक्ट फॉर्चुनेटली मैं भी कुछ महीने पहले यूएस गया था और एकदम सिलिकॉन वैली जो वहाँ की है वहीं रुका था, और काफी लोगों से बात हुई थी जो एआई को ड्राइव कर रहे हैं, और इंडियंस मोस्टली हैं। हाँ जी, वहां बात हो रही थी तो कुछ ममरिंग चल रही थी कि आईटी स्टोरी जो इंडिया की है कितना आगे जाएगी, और अभी एंथ्रोपिक के सीईओ का इंटरव्यू आया, उसके बाद ये बज और अधिक बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या हम लोग को अभी आईटी स्पेस में पर्टिकुलरली और पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी फील्ड ऑल टुगेदर हमें डरने की जरूरत है या मजबूत होने की जरूरत है? तो ना, ये आईटी फील्ड के बारे में नहीं है जी, ये हर फील्ड के बारे में है। राइट। देखो, जैसे ही समय बदलते जाता है, इफ यू डोंट अपस्किल योरसेल्फ, यू विल बिकम करेक्ट नॉट रेलेवेंट एनी मोर। ट्रू। आपकी जरूरत नहीं होगी। आज अपना इंडस्ट्री देख लो, आप 10 साल पहले तो हम ये पॉडकास्ट वगैरह करते नहीं थे। बिल्कुल। हम ये क्यों करते हैं? ये नहीं कि लोगों को बताने के लिए, हम ये क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए, नया क्या हो रहा है, नया क्या चीज है, so that we are updated, we know what is happening and we can take informed decisions. Very true. ठीक है, अभी आईटी में भी यही है। If you are just a coder, वो जमाना गया, करेक्ट, वो जमाना अभी खत्म हो गया, अभी एआई का जमाना आया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एआई के वजह से you don't need people, but can that coder upskill himself or herself, correct, to be a part of the AI whatever you require, right, in AI. True. तो तुमको अपस्किल करना पड़ेगा। Correct. तुम अगर अपस्किल नहीं करोगे तो आप जो इंडस्ट्री में हो, ठीक है, यू विल बी हिस्ट्री। करेक्ट, दैट इज द ट्रू स्टोरी। एंड एआई इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई टेल यू व्हाट एआई डज। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी, और आपको एक डेटा और ये बना के देता है। फिर आपको आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करना है कि उसको हम कैसे यूटिलाइज वेरी करेक्ट। तो मेरे हिसाब से इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप समझो 100 फैमिलीज को मैनेज कर सकते हो, शायद एआई के वजह से आप 300 फैमिली मैनेज कर पाओगे या 500 फैमिली मैनेज करोगे। बट इफ यू से ओ ये तो गड़बड़ है, एआई तो अभी मैं क्या करूं, तो आप 100 फैमिली पे ही रहोगे मैनेज करने के लिए। वेरी ट्रू। सो एआई शुड बी लुक्ड एट एज अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। वो आपको सब कुछ बना के देता है। बट एक ऑन द लाइटर साइड एक जोक सुनाता हूं आपको। एआई का मिसयूज कैसे हो सकता है। किसी ने मुझे पूछा, मैंने ये 4 फंड में निवेश करने का सोचा है, तो मैंने उनको पूछा, भाई आपने ये कैसे सोचा, ये 4 कैसे चुने आपने? करेक्ट। तो मैंने बोला चैट जीपीटी से पूछा मैंने। बोला बहुत अच्छा। तो चैट जीपीटी ने किस वजह से ये 4, सिर्फ 3 ईयर रिटर्न के वजह से पूछा, 1 ईयर रिटर्न के वजह से पूछा, कोई वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखा क्या? इसे मुझे नहीं मालूम। ऐसे ठीक है, तो एक काम करेंगे, 1 महीने बाद मिलेंगे। 1 महीने बाद मैंने बोला आप अभी मेरे सामने फिर पूछो, वही चैट जीपीटी को वही सवाल करो, और क्या वो सेम स्कीम्स आते हैं, आंसर सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने होमवर्क करना चाहिए। करेक्ट। उसका जवाब आ जाएगा। बिकॉज 1 महीने में ऐसा कोई काया पलट नहीं हुआ है मार्केट में जिसके वजह से द स्कीम्स शुड चेंज, राइट, करेक्ट। सो इट what I'm trying to say is don't follow outputs blindly. Correct. You need to use your human intelligence, right, and use that data to make right decisions.
your suitability must, you check your suitability first, right? So I don't think we should fear AI. करेक्ट करेक्ट। मगर जस्ट मैं एक दूसरे एंगल से पूछ रहा था, जो आईटी कंपनीज हैं अपने यहाँ की, जो बड़े जाइंट्स हैं, जो उनकी दशा के बारे में क्या दिख रहा है कि दे आर doing something like this to changing their if you are way. not going to change your business model, जी, then we should not be looking at those companies. करेक्ट। If you are also inventing your business model to become more तो क्या लग relevant, रहा है वो कर रहे हैं कुछ अपनी आईटी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट? सो टाइम विल से कि कौन रहेंगे कौन गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। वेरी वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। लगे हाथ में एक और व्यू ले लूं कि अभी बड़ा हॉट है कि जिससे भी बात कीजिए तो गोल्ड सिल्वर के बिना बात होती नहीं है पूरी, राइट? तो व्हाट इज योर व्यू ऑन गोल्ड एंड सिल्वर राइट नाउ? क्योंकि हर रोज इसमें व्यू बदलती है लोगों की। So you know, at least on gold I have a view. हाँ, On silver I don't have a view. it's very good, sir. We should not give any view on the No, silver. no. So gold का क्या है मैं आपको बताता हूँ. Gold is rallying because of two reasons. Right. One, lot of central bankers are exiting the US Very treasuries correct. and buying gold. Very true. So obviously the demand has gone up. Then it is also followed by a lot of retail investors who say, "Acha, central bankers also buying gold. We always like gold, so we should buy more gold." Correct. So the demand is going on. So when demand rises, you will see the gold prices rising. उसमें तो कोई सही बात। दो राय नहीं है. So that is why gold is rising, and gold should generally ना gold जब बोलते हैं हम लोग, it is a hedge against risk. वेरी करेक्ट। बराबर? तो इसका मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में कमोडिटी शुड बी 10-20%. हाँ, ये नहीं कि पिछले एक साल में 50-70% रिटर्न आए तो तुम्हारा भी पोर्टफोलियो 70% गोल्ड हो करेक्ट जाएगा. करेक्ट। एसेट एलोकेशन फैक्टर मेन हो। वेरी इंपॉर्टेंट है. तो मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, जी, पिछले 15 कैलेंडर ईयर्स में 15 कौन से एसेट क्लास ने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है? कितने टाइम? Right. तो 15 टाइम पॉजिटिव या नेगेटिव किसी ने दिया होगा. करेक्ट तो करेक्ट। इक्विटी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, एंड डेट है। डेट है. जी, ये अलग अलग टाइप्स के एसेट क्लास है. आपको क्या लगता है कौन से एसेट क्लास ने सबसे ज्यादा कैलेंडर ईयर में नेगेटिव रिटर्न? अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो गोल्ड ही है। बिल्कुल आप सही है. हाँ हाँ, अगर मैंने ये कहा लोगों को आज के दिन में जी जी, कि 4 out of the last 15 years gold has given a negative return, so 4 out of 15 years, आज कोई मानेगा नहीं नहीं उसको. मानेगा। ठीक है. तो वो जब वो एक यूफोरिया हो जाता है, ट्रू। but it is our job to convince them with data that finally asset allocation is the key. ये नहीं कि पिछले साल इक्विटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो चलो हमारा लॉपसाइडेड हो जाएगा इक्विटी की तरफ, या गोल्ड ने ज्यादा दे दिया तो लॉपसाइडेड हो जाएगा गोल्ड की तरफ. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। आपने बहुत सही कहा। और आपने जो जोक कहा तो मुझे भी एक जोक अभी जस्ट अभी सामने ही दिखा था 2-3 दिन पहले। वो कहते हैं ना कि आपकी गाड़ी में जो एयर बैग होती है, तो एयर बैग होती है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ जी. कि तभी एक्सीडेंट के केस में आपको बचा ले। तो वैसे गोल्ड भी पोर्टफोलियो में होती है टू हेज, टू प्रोटेक्ट यू, Correct. प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेट। लेकिन जब एयर बैग ही एक्सीडेंट कर दे, जब मार्केट गिरा था तो बड़ा ये जोक पॉपुलर हो रहा था कि जब एयर बैग ही एक्सीडेंट कर दे तो बचाएगा कौन? तो दैट्स ऑन लाइटर नोट। Yes. सर मैं कुछ शॉर्ट चीजें आपसे पूछूंगा, छोटे छोटे, क्योंकि मुझे पता है कि यू आर हैव द स्कार्सिटी ऑफ टाइम और आपको निकलना है, कुछ और प्रोग्राम्स हैं। तो आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? कैपिटल मार्केट में तो होता होगा, आई एम श्योर। इसके अलावा भी कहीं करते हैं क्या? So, but मैं एक चीज बताता हूँ जी, हम बहुत लोग भूल जाते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज ऑलरेडी हैव अ फिक्स्ड इनकम एलोकेशन कॉल्ड प्रोविडेंट फंड. वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू। तो मेरा जो इंक्रीमेंटल एलोकेशन है वो तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी करके रखा है, जी, इज फुल्ली इनटू इक्विटी, बिकॉज आई बिलीव इन दिस कंट्री. आई बिलीव भारत ये देश बहुत अच्छा करने वाला है, आगे जाके तरक्की करने वाला है, तो स्टॉक मार्केट विल गिव मी दोज रिटर्न्स. तो मेरा पूरा जो इन्वेस्टमेंट हो इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स पे है. थोड़ा जो मैंने कुछ सालों से चालू किया है वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप में मैंने चालू किया है. करेक्ट। बट वो भी ऐसे नहीं कि किसी फंड में डाला है. हाँ हाँ, मैंने डायरेक्टली उन प्रमोटर्स से बात की है. करेक्ट। उनका आइडिया अच्छा लगा मुझे, उनका स्टोरी अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये बहुत नेक लोग हैं जो जेन्युइनली काम करेंगे. जी जी, Those are the kind of places I have invested. वेरी गुड। मैं पूछूंगा नहीं कि कहाँ किया सर, राइट, बट इट इज गुड। वो भी एक तरह से आपने वहां भी इक्विटी के रूप में ही पार्टिसिपेट किया, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो दूसरा मैं एक और चीज पूछूं, क्योंकि आप एडवेंचरिस्ट भी हैं, यू ट्रेवल ए लॉट,
जंगल सफारी और कहाँ पहाड़ ट्रैकिंग करते रहते हैं आप, तो किस में ज्यादा मजा आता है या किस में ज्यादा रिस्क दिखता है, एडवेंचर में या इक्विटी इन्वेस्टमेंट में? इन्वेस्टमेंट जो होता है ना जी, उतार चढ़ाव दोनों में होती है, इसलिए नहीं, पूछ वो रहा ठीक है, वो ठीक है, उतार चढ़ाव सब में लाइफ में होता हूं। है। जी जी, बट अगर आपको सीरियस पैसा बनाना हो राइट, तो इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी बोरिंग थिंग। वेरी यू करेक्ट। हैव टू आइडेंटिफाई, पुट एंड साल में एक बार रिव्यू करने का। रिव्यू का मतलब ये नहीं निकालना है, चेंज करने का नहीं, ठीक वेरी है, करेक्ट। रिव्यू करना है अपने को, तो बड़ा बोरिंग है। एडवेंचर थोड़ा सा एक्साइटिंग है। हाँ, हाँ, यदि आपको एक्साइटमेंट लाना है इन्वेस्टमेंट में, तो आप डिसाइड करो कि इज 10% और 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो good enough for excitement, because that you should be willing to lose. करेक्ट, ठीक है, वेरी वेरी ट्रू। सो एक्साइटमेंट लाना है तो क्या आप खो सकते हो जिससे आपको तकलीफ नहीं हो, ठीक है ना। when I jump out of a plane, करेक्ट, right, and do skydiving, I know there is a risk कि if the chute हाँ, fails, या there is a outcome करेक्ट, to it, right? वेरी ट्रू। हाँ, but I take a knowing risk out हाँ there. हाँ हाँ, ठीक है, so I'll choose the best company to go. I'll do all the due diligence before I do something like investments is exactly like that. So I'm not saying you should go only boring. थोड़ा 10-20% थोड़ा खेल खेलना Excitement कर लो, चाहिए, हाँ। बट बी क्लियर हाउ मच आर यू विलिंग टू लूज। हम लोग गलत क्या करते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं व्हाट आई कैन गेन, या रिटर्न की बात करते हैं, रिस्क की बात नहीं करते। वी शुड ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन हाउ मच एम आई विलिंग टू लूज। Lose, कोई very एक बोलेगा मैं 2 लाख रुपए ही कमा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। कोई बोलेगा नहीं मैं 25 लाख कमा सकता हूँ। वेल, ईच टू इज ओन, राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत सही आपने कहा सर, बहुत सही। एक और लगे हाथ, एक और पूछ लूं कि यू आर द सीईओ ऑफ ए बिग कंपनी, बिग एएमसी म्यूचुअल फंड हाउस, आप भी एसआईपी करते हो क्या, या एसआईपी के ऊपर आपका टेक क्या है? क्योंकि एसआईपी तो छोटे छोटे लोगों के लिए होता है। मेरा आंसर आपको पता लगेगा तो शायद आप पता नहीं सरप्राइज होंगे या शॉक होंगे, वो नहीं पता मुझे। हाँ, मैं सिर्फ एसआईपी करता हूँ। दैट्स वंडरफुल सर, ठीक है, एक लाइन काफी हो गया फिर। मेरा जो अलोकेटेड अमाउंट है हाँ, वो एवरी मंथ गोज मंथली, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। करेक्ट, सो इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। इफ आई वांट टू डू मोर, अगेन आई स्टार्ट अ न्यू एसआईपी और आई ऐड इनटू द सेम राइट, एज अ टॉप अप। दैट्स वंडरफुल सर, वे टू से कि भाई सिर्फ सीईओ बोलता नहीं है कि आप करो एसआईपी, वो खुद भी करता है और खुद एसआईपी ही करता है। और उसके बाद मैं एनएवी देखता नहीं हूँ। हाँ, पैसा बड़ा तो तभी बनता है जब आप देखना बंद कर दो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, कोई और चीज जो आप कहना चाहेंगे हमें या हमारे दर्शकों को, कोई एक मंत्र, मूल मंत्र? मूल मंत्र तो नहीं है, बट आप based on your experience, vast experience, मेरे हिसाब से ना, अगर हाँ, आप निवेश करना चाहते हो जी, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, रिस्क जरूर जानेगा। लॉक इन है या नहीं है ये जरूर जानेगा। लिक्विडिटी एस्पेक्ट हैज टू बी क्लियर, लिक्विडिटी हैज टू बी फैक्टर्ड। वेरी ट्रू। ठीक है, तीसरी चीज है, आर यू पेशेंट इनफ टू गो फॉर द लॉन्ग राइड। अगर आपका होराइजन 3 साल का है तो प्लीज आप इक्विटी में मत आइएगा। देयर आर अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हिच आर हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स वेयर यू कैन पार्टिसिपेट, तो वो देखेगा, बट डोंट गो ब्लाइंडली। लास्ट थिंग, 10 रुपीज इज नॉट चीप। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वहम है, मिथ है यहाँ पे, that 10 rupees is cheaper. It is not the case. And second, the last thing I would like to say in this is that plan your, what do you say, investments by consulting somebody who knows it. Don't rely only on your knowledge. Correct. मेरा एक ये है कि you don't ask Google what medicine to take, you go to a doctor. True. Or you don't go to a income tax portal and file your returns directly, you take the help of a chartered accountant. Very correct. Professionals requirement. So similarly, in our industry, a professional is a, you can call him a distributor, advisor, or whatever name you may call him. Nomenclature may be different. But that is a person you must consult, because this is not a very easy thing to understand. तो जो लोग professionally qualified है, उनकी सलाह जरूर लेना।
So thank you very much कैलाश सर फॉर ऑल योर टाइम एंड गुड टाइम। दर्शकों, मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि आज जितनी बातें भी हम लोग हुई है वो प्योरली इंफॉर्मेशन के लिए हुई है। निश्चित रूप से कोई भी एडवाइस या कोई भी सजेशन आप लोग के लिए किसी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के बारे में या एचएसबीसी फंड के बारे में नहीं दी जा रही है। आपको अगर इन सब चीजों में इन्वेस्ट भी करना है तो यू हैव टू डू योर ओल ड्यू डिलिजेंस, या आप जिस प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं उनके साथ बैठ के आप डिस्कस करके समझेंगे। So once again, thank you very much, Kailash sir, for coming all the way and giving your valuable time. Thank you. Thank you so much. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.